आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंस शीट। तो सर ये बैलेंस शीट किसकी है? ये कंपनी की एक बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि जो रूल सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म हो, वो रूल इस पे भी अप्लीकेबल होगा कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर जो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, तो लायबिलिटीज क्या है यहाँ पे? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और यहाँ पे जो कैपिटल है, ओनर्स फंड जो आपको यहाँ जो नजर आ रहा है, वो यहाँ पे इक्विटी शेयरहोल्डर है, ठीक है जी, उनका फंड जो भी है वो सर आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है जी, चलिए जी शुरू करते हैं। फिर से जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, उसमें हमें पता होना चाहिए सर कि जो बैलेंस शीट है सर वो शेड्यूल 3 एंड पार्ट 1 के अंदर आती है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो बैलेंस शीट हम जो पढ़ रहे हैं ये सर वर्टिकल फॉर्म है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है नाउ इट्स डिलीटेड। जो आपका कंपनी एक्ट 1956 जैसे पहले हुआ होता था, तो वहां पे कंपनी के पास चॉइस हुआ करती थी कि वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट भी बना सकती है कंपनी और वर्टिकल भी बना सकती है। लेकिन अब कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी केवल और केवल वर्टिकल बैलेंस शीट जो है वो बना सकती है प्रेजेंटेशन के लिए। हॉरिजॉन्टल अपनी कैलकुलेशन के लिए बना रही है तो उसकी चॉइस। अदरवाइज जो प्रेजेंटेशन के लिए वो केवल और केवल वर्टिकल बैलेंस शीट है शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अंदर। अब इसके अंदर किस प्रकार से सारे कंसेप्ट को डिस्क्राइब किया है वन बाय वन, बड़े आसान तरीके से हम सीखने यहाँ जा रहे हैं। तो अब जैसे कि हम बैलेंस शीट में पढ़ते थे, तो यहाँ पे मोटा मोटा कंसेप्ट ये है कि पहले लायबिलिटीज आ जाएंगी और उसके नीचे एसेट्स आ जाएंगे। यानी पहले जो हम लायबिलिटी लेफ्ट यहाँ पे पढ़ते थे लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में एसेट्स लिखा करते थे, वो नहीं होगा। पहले कंप्लीट लायबिलिटीज वगैरह सारी आ जाएंगी, उसके देन आफ्टर उसके नीचे एसेट्स आ जाएंगी, इसलिए इसको वर्टिकल भी बोला जा रहा है। तो सबसे पहली हेडिंग आपको नजर आ रही है सर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले नजर आ रहा है शेयर होल्डर फंड। सर शेयर कैपिटल या एग्जैक्टली बिल्कुल जीरोक्स वही सेम है जो मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ाया था। इज दैट क्लियर? सारा का सारा सेम है। रिजर्व एंड सरप्लस, अब यहाँ पर जो रिजर्व एंड सरप्लस की बारी है वो थोड़ा सा अब यहाँ पे वाइड हो जाएगा, क्योंकि इशू शेयर्स में जो हमने पढ़ा था रिजर्व एंड सरप्लस, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस हमने केवल कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पढ़ा था। ठीक है जी, तो वन बाय वन जरा मैं डिटेल बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा शेयर कैपिटल, ये बिल्कुल वही जीरोक्स सेम है जो हमने इशू शेयर्स में पढ़ा था। ऑथराइज कैपिटल नंबर ऑफ शेयर कितने रुपए के हिसाब से क्लोज कर दिया। इशूड कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने के, एक शेयर कितने का है, क्लोज कर दिया। फिर जो सब्सक्राइब कैपिटल है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते थे हम। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल को ऊपर लिखते थे, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप कैपिटल को नीचे लिखते थे। तो ये सब्सक्राइब फुली पेड अप कैपिटल ऊपर आ जाएगी सर, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप कैपिटल नीचे आ जाएगी। तो आप ध्यान करना, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप कैपिटल में कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉल्स इन अर्लियर एड शेयर फॉरफिटेड। तो आपको ध्यान होगा सर, मैंने उसमें भी बताया था इशू ऑफ शेयर्स में ये जो है इसे हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो ये वन वन मार्क में सर कहानी आ रही होती है। तो कई बार कहीं ना कहीं ये पेड अप कैपिटल वर्ड यूज होता नहीं है, और कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सी कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करी जाती है। ठीक है जी, बोल देगा कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ठीक है जी, इस तरह से। तो आपको बताना है सर कि ये पेड अप कैपिटल है जो डिस्क्राइब करी जाती है। फिर अक्सर स्टूडेंट को ये कॉल्ड अप कैपिटल ध्यान में आ जाती है, जो कि गलत है। तो कॉल्ड अप कैपिटल थोड़ी ना आ रही है, ये तो आपकी इनर कॉलम में आ रही है। जो मेन आउटर कॉलम में जा रही है वो पेड अप कैपिटल जा रही है। उसके बाद सर अगली कहानी हमारी आ गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। तो ये बिल्कुल जीरोक्स वही सेम है जो हमने इशू शेयर्स में बहुत डिटेल में पढ़ा था सर। ठीक है जी, बल्कि अब इतनी डिटेल में यहाँ नहीं आएगा। अब देखिए सर अगली हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। जितने भी आपके एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स हैं, सरप्लसेस हैं, वो सारे के सारे सर यहाँ पर हमारे आ जाएंगे। जैसे पीएनएल अकाउंट, तो पीएनएल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है सर? ये क्रेडिट बैलेंस है सर। कोई कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी फंड, रिजर्व फंड, चारों का मतलब एक है सर। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। अगर बाई चांस कंपनी का प्रॉफिट कुछ ऊपर नीचे हो रहा है और वो डिविडेंड इक्वल देना चाहती है, तो उसके लिए एक फंड बना रखा है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड सर। सिंकिंग फंड मैंने आपको बताया इट्स अ लॉन्ग टर्म फंड, कि भाई 10 साल के बाद कंपनी को किसी एसेट को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, डिबेंचर्स को पे करने के लिए पैसा चाहिए, लोन को रिपे करने के लिए पैसा चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के बाद कुछ पैसा चाहिए। उस पैसे को जो जनरेट कर सकती है कंपनी, वो सिंकिंग फंड के अकॉर्डिंग कर सकती है। काफी साल पहले सिंकिंग फंड प्रैक्टिकल 12th क्लास के अंदर भी था ये अंदर। उसके बाद सर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व सर एक्चुअली में जो डिबेंचर रिडेम्पशन है आपका वो कोर्स से डिलीट हो चुका है, लेकिन हल्का सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करती है, तो रिडीम करने के लिए जो उसे प्रॉफिट चाहिए, तो उस प्रॉफिट को जो सेट असाइड करती है उसे बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRR। ठीक, अगला आता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कंपनी को अगर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन करना है,
और कंपनी को प्रेफरेंस शेयर को जो रिडीम करना है उसके लिए जो कंपनी प्रॉफिट को सेट असाइड कर रही है उसे बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इट्स बिल्कुल सेम है जो हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि कंपनी एक फंड को साइड में कर रही है कि किसी वर्कर का कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ क्लेम विलेम पे करना पड़ गया तो उसमें से हम पे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जीरोक्स वही सेम है कि कंपनी ने कोई आउटसाइड इन्वेस्टमेंट कर रखी है और कंपनी कह रही है कि उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ कम या ज्यादा हो रहा है तो उस नफा नुकसान को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से मीट आउट करा जा सकता है। प्रपोज डिविडेंड, सर प्रपोज डिविडेंड क्या है कि जैसे मान लीजिए कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो पहले प्रपोज कर रहे हैं कि वो शेयर होल्डर को इतना डिविडेंड देंगे, तो ध्यान से समझिए सर, अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज कर रहे हैं कि हम इतना डिविडेंड देंगे, लेकिन एट ए लास्ट मोमेंट पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी बात से चेंज कर सकते हैं अगर बाय चांस एट द लास्ट मोमेंट में कंपनी में कुछ उठापटक हो जाए, कुछ चेंजेस आ जाए। जैसे मान लीजिए पहले कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि जी हम यहाँ पे जो डिविडेंड देंगे वो 15% डिविडेंड देंगे, और लास्ट में पता चला जी कोई क्राइसिस आ गए, पता चला जी कोविड एकदम से फैल गया जिसका पहले कोई पता ही नहीं था, तो पता चला जी जो 15% का प्रॉमिस करा था, 20% का प्रॉमिस करा था, 12% का प्रॉमिस करा था, अब कंपनी उसे डिविडेंड को ना देकर पता चला जी 5% ही दे रही है, नहीं दे रही है। तो प्रपोज डिविडेंड क्या हुआ, समझा मेरी बात को? प्रपोज डिविडेंड एक प्रकार से ये हुआ कि जो कंपनी के पास ये जो प्रॉफिट रखा हुआ है, ध्यान से समझिए, ये जो कंपनी के पास प्रॉफिट रखा हुआ है इसमें से कुछ प्रॉफिट सेट में रख दिया जी कि जी हाँ जी ठीक है जी कि ये जो हमने ये जो है दो हमने साइड में रख दिए कि कंपनी कह रही है जी इसमें से हम शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देंगे, लेकिन कल को अगर कोई मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है तो बोर्ड ऑफ वो कर सकते हैं, कहते हैं नहीं भैया वापस रखो जी, नहीं दे रहे। इज दैट क्लियर? तो दैट्स व्हाई प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे क्या है, रिजर्व सरप्लस का पार्ट हो सकता है, एक टाइम पे करंट लायबिलिटी भी हो सकता है, वो भी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि कब वो करंट लायबिलिटी हो जाएगा। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ध्यान से समझिए सर, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को जब डिविडेंड दे रही है तो यहाँ पे सरकार आ जाती है अपना हिस्सा मांगने के लिए, अपना कट मांगने के लिए। जैसे मैंने पढ़ाया था ना टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इट्स लाइक दैट, इट्स अ टीडीएस ही है। तो लेकिन फर्क ये है कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो दे रही है, तो यहाँ पे जो कंपनी जो डिविडेंड दे रही है शेयर होल्डर को, उस पर जो टैक्स बनता है वो यहाँ पे कंपनी सरकार को जमा कराएगी, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। रीवैल्यूएशन रिजर्व, अगर कल को कंपनी कोई एसेट्स और लायबिलिटीज में रीवैल्यूएट रीअसेस करती है लायबिलिटीज को, उसमें अगर कोई प्रॉफिट वगैरह हो जाता है तो वो प्रॉफिट का पार्ट जो चला जाएगा सर वो रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। ध्यान से समझिए सर, इट्स नॉट ए सोल प्रोप्राइटरशिप, इट्स नॉट अ पार्टनरशिप फर्म कि आपको सब प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन का सर तो सब पार्टनरशिप कैपिटल में ऐड कर दो सर। अरे भैया पार्टनरशिप कैपिटल नहीं है सर, यहाँ शेयर होल्डर बैठे हुए हैं। इज दैट क्लियर? तो यानी कि शेयर होल्डर को कल को जाएगा तो किसके रूप में जाएगा, डिविडेंड के रूप में जाएगा। तो इसलिए रिवैल्यूएशन पे कोई प्रॉफिट रिजर्व हो रहा है तो यहाँ, इसके अलावा भी कोई रिजर्व आ जाता है तो सर वो यहाँ पे नीचे अदर की फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं सर अब आपको एक बात दोबारा से समझाना चाह रहा हूँ कि बैलेंस शीट में आपको इशू शेयर्स में भी समझा चुका हूं, लेकिन वो एक नैरो वे में समझाई थी, और अब यही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं एक ब्रॉडर वे के अंदर। समझाई मेरी बात? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, अभी तक हमने शेयर कैपिटल पढ़ लिया और दूसरा पार्ट हमने पढ़ा रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए जी, हम अपनी लाइफ को लें तो हम अपनी लाइफ में हमेशा कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश देखते हैं, और जब हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इंप्रूव करते हैं तो हमारी वैल्यू एक ऐड होती है हमारे अंदर, और अगर हमारी वैल्यू ऐड होती है तो कहीं ना कहीं हमारी अर्निंग पावर भी बढ़ती है, कहीं हमारी सोच भी बढ़ती है। जब कंपनी एक्ट 1956 था और उसको चेंज करके कंपनी एक्ट 2013 को लाया गया तो सर कुछ तो चेंजेस करे गए होंगे ना। ऐसा तो होगा नहीं ना कि कंपनी एक्ट 1956 में जो लिखा था वही सारा दोबारा लिख दिया और सर हेडिंग चेंज कर दी, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, कुछ लिमिटेशंस होंगी जिसको कुछ समझ में आई होंगी, उनको कुछ 2013 में इंप्रूव किया हुआ। उनमें से एक इंप्रूवमेंट है सर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो अगर हम पिछला एक्ट 1956 को देखेंगे तो इसमें हमें मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स अलग हेडिंग में नजर नहीं आएगा, लेकिन सर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर यह कहा गया कि अगर किसी कंपनी को शेयर वारंट से अगर कोई मनी रिसीव हो रही है तो आप उसको अलग से दिखाओगे। जैसे कि मैंने इशू शेयर में बताया था, शेयर वारंट आप ये मान लीजिए शेयर सर्टिफिकेट का एक निचला वर्जन है। आप बात समझ रहे हो? आज मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम बात कर रहे हैं सर, कंप्यूटर में हम लैपटॉप पे या किसी चीज पे काम कर रहे हैं और हमने कहा सर विंडो 11 लेटेस्ट है सर, लेकिन विंडो 11 लेटेस्ट है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि विंडो 7 बंद हो चुकी है या विंडो 10 बंद हो चुकी है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? लेकिन फर्क क्या होगा, अगर जो इस वक्त सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट जो होगा
वो विंडो 11 का होगा, बिकॉज इट इज लेटेस्ट। और जो सबसे पुराना वर्जन होगा उसका सबसे बड़ा चीप रेट में अवेलेबल हो जाएगी सर हमारे को। तो आप समझिए, जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स है, तो जो शेयर वारंट्स है वो शेयर सर्टिफिकेट का एक निचला दर्जा है, एक फेक फिगर। मान लीजिए जो हम शेयर पढ़ रहे थे, पूरा इशू शेयर पढ़ा, वो सारा का सारा जो हमने पढ़ा है वो शेयर सर्टिफिकेट पढ़ा है सर, वो शेयर वारंट से एक भी नहीं पढ़ा हमने। होगा क्या, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं कि अगर एक कंपनी का शेयर 100 रुपीज का है, तो पता चल रहा है जी कंपनी शेयर वारंट दे रही है 70 रुपीज में। अब सर कुछ तो फर्क होगा। अगर शेयर सर्टिफिकेट 100 का है और शेयर वारंट 70 रुपीज का है, तो देर शुड भी कुछ ना कुछ तो लैगनेस, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, नहीं तो सभी के सभी शेयर वारंट्स की लाइन में लग जाएंगे। तो जो शेयर वारंट्स है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। कंपनी कह देगी जी 3 साल तक, जी 4 साल तक जी इनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, 3 साल तक 4 साल तक इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद सर इनको जो नॉर्मल रूटीन में शेयर सर्टिफिकेट है वो मिल सकते हैं। तो आप बात को समझिए, तो कुछ लैगनेस है ना सर। तो आज की कंपनीज एक्ट 2013 ये कहती है कि अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी अगर शेयर वारंट इश्यू कर रही है, उसमें कुछ पैसा आ रहा है, तो उसको वो अलग से दिखाए। समझ आ गई मेरी बात? चलिए जी अगला चलिए। अब एक बात को समझिए सर, मैंने पिछली क्लास में बताया कि जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो एज ओन पे नहीं, एज एट पे बनाते हैं। यानी अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं एज एट 31 मार्च 2022, अगर इस पर बना रहे हैं, तो वो एज एट का मतलब हुआ कि जो 31 मार्च 2022 पे जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बना रहे हैं। कि मान लीजिए, हाँ जी सर, शाम के 4 बजे बैलेंस शीट है, इसका तो हो सकता है शाम के 3 बजे बैलेंस शीट कुछ और हो, और 4 बजे हम बना रहे हैं और 5 बजे कुछ और हो। ठीक हो रही है मेरी बात समझे? तो अब मान लीजिए जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर बना रहे हैं, अगर मान लीजिए वहां पे हमने शेयर्स इश्यू कर रखे हैं, एप्लीकेशन मनी मिली हुई है, लेकिन अभी हमें अलॉटमेंट करनी बाकी है। अब जब मैं इसको अब इस टाइम पे पढ़ा रहा हूं, तो अब तो इश्यू शेयर सब पूरा पढ़ चुके हैं। अब बात को समझिए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं अभी आप लोगों को शुरू की 3 लाइंस को शेयर्स इश्यू कर चुका हूं जी, और आप लोगों को शेयर सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, आप शेयर होल्डर बन चुके हो कंपनी के। कोई बात नहीं, कंपनी को फर्दर यहाँ पे और शेयर्स की जरूरत है, और पैसे की जरूरत है। अब और पैसे की जरूरत है तो कंपनी क्या कर रही है, राइट शेयर्स इश्यू कर रही है आपको कि हाँ जी हर 10 शेयर पे आप 1 शेयर ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेते तो जनरल पब्लिक से पैसा और मांग सकती है शेयर इश्यू करके। बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए इस केस में कि पता चला जी आप एप्लीकेशन मनी मिल गई, लेकिन अभी अलॉटमेंट करनी बाकी है शेयर्स को, टाइम लगता है ना हर चीज के अंदर। तो वो ये कह रहे हैं कि भैया अगर आपको केवल अभी एप्लीकेशन मनी मिली है, अलॉटमेंट करनी बाकी है, बैलेंस शीट बनाने की बारी आ गई, तो भाई आप उसे शेयर कैपिटल में नहीं दिखा सकते। जबकि एंट्री वाइज तो आप यही कर रहे हो। आप ध्यान करिए, एंट्री क्या करते थे आप एप्लीकेशन पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एंड देन आफ्टर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। चलो शेयर कैपिटल नहीं लिखा है, तो अगर उस शेयर कैपिटल को पकड़ते हो तो सर वो शेयर कैपिटल ऊपर चली गई। आप बात समझ रहे हो? बट कंपनीज एक्ट 2013 ने साफ मना कर दिया कि भैया जो होना था वो हो चुका है पहले, अब नहीं चलेगा सब कुछ। अगर आपने अभी सामने कंफर्मेशन नहीं दिया कि आप शेयर उन्हें अलॉट कर रहे हैं, तो वो आपकी शेयर कैपिटल कैसे हो गई? अकाउंटिंग में आप एंट्री करना आपकी मजबूरी है, वो आज भी आप करोगे। ये नहीं है कि वो चेंज हो गई, वो तभी भी आप वही चल रही है। लेकिन वो कहता है जी अगर आपने, कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियर कट बोलता है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन मनी मिली है लेकिन अलॉटमेंट नहीं करी है, तो उस पैसे को अलग से दिखाइए, आप उसे शेयर कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते, तो अब अलग से दिखानी होगी। ठीक, वो बात एक अलग है कि 12th लेवल पे इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। लेकिन सर एक्चुअली में मेरा पढ़ाने का मोटिव ये होता है कि अगर बाई चांस कुछ आउट ऑफ द कोर्स भी कुछ आ जाए, तो आप उसे पूरा सही करके आ रहे होगे, अटेम्प्ट करके आ रहे होगे, आप ये नहीं कहोगे सर मुझे नहीं आता था। दैट्स द डिफरेंस ऑफ दिस। चलिए जी अगला आता है सर नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज तो मैंने वहां पर भी काफी थोड़ा डिटेल में बता ही दिया था आपको कि नॉन करंट लायबिलिटीज, तो मैंने कहा सर यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या नजर आ रहा है आपको? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब ध्यान करिए सर, मुझे ऐसा लगता है गलतफहमी मुझे भी हो सकती है कि मैंने कहा मेन हेडिंग आपको ही भूल जाओ, मैं नहीं मानता। जैसे मान लीजिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, याद रहेगा। दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है, ध्यान रहेगा। नॉन करंट लायबिलिटी तीसरी हेडिंग है, ध्यान रहेगा। फोर्थ करंट लायबिलिटी, ध्यान रहेगा। सर इसके अंदर शोल्डर फंड में सर शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये ध्यान रहेगा। अब कहानी ये है सर थर्ड में नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर, अब ये पॉइंट्स आ रहे हैं। अब जो हम एल डी ओ एल ऐसे करके, अरे मेरी बात सुनिए, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं जी कि पहला एल से है जी, दूसरा डी से है जी, तीसरा ओ से है जी, फिर एल से है जी। तो अगर पहले वाला ध्यान रह गया एल, तो ध्यान तो आ ही जाएगा ना सर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। फिर अगर आपको डी है तो डी से डेफर्ड तो ध्यान आ ही जाएगा ना सर। अगर ओ है तो ओ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, वो ध्यान आ ही जाएगा। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, वो एल से ध्यान आ जाएगा। तो इस तरीके की चीज आप अपने उसमें लिख सकते हो याद करने के लिए, क्योंकि आप इसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते।
अगर हम ये सोचे जी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को हम नीचे कर दें और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को ऊपर कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो फिक्स है वो फिक्स है। इसी तरह से STOS, स्टोस, ठीक है जी, ये हो गया आपका करंट लायबिलिटीज। तो हमने कहा सर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ठीक, उसका ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये थोड़ा सा तरीका हम निकाल सकते हैं पुस्तकीय कलाम से, जिससे हमें ये चीजें याद रह जाए। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स मैंने आपको बता दिया था कि अगर एक कंपनी एक साल से ज्यादा के लिए अगर कोई बोरो कर रही है तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग में चला जाएगा। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज मैंने आपको समझाया था कि एक तरफ आपका है सर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, दूसरा है तरफ है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब होता क्या है सर, जो कंपनीज के अंदर जो टैक्स के प्रोविजन लगते हैं और जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो टैक्स की कहानी निकलती है उसमें वेरिएशन है सर। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट ने कह दिया कि हाँ जी कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 30% लगेगा, इस कंपनी में 20% लगेगा, इस पर 25% लगेगा, ठीक है मान लिया बात को। लेकिन आपके लिए बताता हूं कि जो हमें प्रॉफिट निकालने का जो तरीका होता है, जो हमने कंपनी अकाउंट्स में जो प्रॉफिट निकालने का तरीका जो सीख रहे हैं, और जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो प्रॉफिट निकालने का तरीका है वो वेरी करता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो जब हम कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो आप ये टैक्स निकालना सीखोगे, और जो इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप तरीका कुछ और है तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स कुछ और आएगा, और यहाँ कंपनी के अकॉर्डिंग कुछ और आएगा। तो कहते हैं ना कभी तू ज्यादा कभी मैं कम, कभी मैं ज्यादा तू कम। तो आप बात को समझो। तो कई बार क्या होगा कि पता चल रहा है कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स का प्रोविजन ज्यादा बन रहा है और इसके अकॉर्डिंग कम है। कभी उल्टा भी होगा कि इसके अकॉर्डिंग कम है और उसके अकॉर्डिंग ज्यादा है। लेकिन ध्यान करिए, हमें जो पे करना है सर वो बना तो हम कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रहे हैं। अब ये सब कुछ आएगा, ध्यान रखना जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको। जो हम प्रोविजन बना रहे हैं वो प्रोविजन बना रहे हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरी सरकार जो हम पे करेंगे वो तो पे तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे ना। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपका टैक्स क्या बनता है, इज दैट क्लियर? तो उस वजह से कुल लास्ट में जो आपका टैक्स का जो प्रोविजन है, समझ रहे हो मेरी बात को, जो टैक्स है जो डेफर्ड टैक्स, तो सर वो कभी प्लस भी आ सकता है, डेबिट भी आ सकता है, कभी क्रेडिट भी आ सकता है। कि पहले चला जा रहा है, डेफर करे जा रहे हैं कि भैया उसके अकॉर्डिंग कुछ और टैक्स आ रहा है, कंपनी जब के अकॉर्डिंग कुछ और टैक्स आ रहा है तो डेफर करे जा रहे हैं, क्लोज नहीं कर पा रहे हम। आप समझ रहे हो? तो अगर वो डेफर्ड टैक्स जो आप करे जा रहे हो कंपनी के अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए वो बैलेंस क्रेडिट है तो वो सर आपको यहाँ नजर आएगा। और डेफर्ड है, डेफर्ड की वजह से क्या हो गया, लॉन्ग टर्म। डेफर्ड हमेशा किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। एक साल के तो डेफर्ड होती नहीं ना कोई बात, तो इसलिए वो कहा गया यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये नेट जो लिखा है इसका मतलब नेट अपनी नॉलेज के लिए आप क्या लिख रहे हो, अपनी नॉलेज के लिए लिख रहे हो सर ये क्रेडिट बैलेंस है। अरे मेरी सुनिए, क्योंकि लायबिलिटी साइड में डबल बैलेंस तो आने से ना, तो क्या बैलेंस आएगा, नेट बैलेंस क्रेडिट। ठीक। अब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वो कहता है भाई बोरोविंग नहीं है लेकिन कोई और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, वो सर यहाँ आ जाएंगे। फिर हमने कहा सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, कि अगर कोई भी हमारे लंबे टाइम के कोई प्रोविजंस है तो वो अब हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो आपको जो सीक्वेंस आपको दिख रही है उसी सीक्वेंस में ही हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखिए जी, तो अब लॉन्ग टर्म बोरोविंग, तो सर ये जो बता रखा है लॉन्ग टर्म बोरोविंग में क्या आ सकता है, तो आप इस बात को पकड़ के मत बैठना कि यही आएगा। ये सिर्फ अब एग्जाम्पल है। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आपके डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म से बैंक से कोई लोन ले रखा है, किसी फाइनेंशियल से कोई लोन ले रखा है, कोई डिपॉजिट्स ले रखे हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हम यही कहें कि भाई ये चारों ही आएंगे बस, तो ये कहना गलत है। अब यहाँ ये सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के जो एलिमेंट्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस है, अब रिजर्व सरप्लस में जो जो आता है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मैंने बताई दिया सर। अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में सर ट्रेड पेबल्स, अगर लॉन्ग टर्म से, अगर ट्रेड पेबल्स वैसे जनरली शॉर्ट टर्म होते हैं, अगर लॉन्ग टर्म अगर कोई हमें देखने को मिल जाए कि किसी क्रेडिटर्स को, किसी बिल्स पेबल को लॉन्ग टर्म में डिस्चार्ज करना है, तो वो यहाँ हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा कोई हो तो हम यहाँ डाल सकते हैं सर। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एकदम से दिमाग में आता है ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या है, प्रोविजन तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म क्या है, क्वेश्चन वाइज आता है ना, तो वो दिखा रहा है सर कि एम्प्लॉयज के लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए अगर कोई प्रोविजन बना रखे हैं हमने, तो एम्प्लॉय तो सालों साल काम करेगा, 10 साल 20 साल सर्वाइवल कंसेप्ट है हमारा, तो उसके लिए अगर कोई प्रोविजन बना रखे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए, तो वो यहाँ आ जाएंगे। उसके अलावा कोई प्रोविजन है वो यहाँ डाल दिया सर। ठीक है जी। अब जो करंट लायबिलिटीज मैंने बताया आपको, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ठीक। तो लोन रिपेबल ऑन डिमांड, कि कोई भी लोन जो हमने ले रखा है कि डिमांड करते हमें पे करना पड़ेगा, तो उससे शॉर्ट टर्म तो कुछ है ही नहीं, वो सर यहाँ पे आ गया। लोन कोई बैंक से कोई शॉर्ट टर्म ले रखा है, लोन फ्रॉम कोई अदर पार्टी से ले रखा है और वो शॉर्ट टर्म है। एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंपनी काम कर रही है, कंपनी के पास ऑर्डर आ रहा है, कंपनी कह रही है भैया हम आपका ऑर्डर पूरा करेंगे लेकिन थोड़ा सा आप मार्जिन, थोड़ी सी एडवांस जो है हमें अमाउंट दे दीजिए। अब ऐसा तो जनरली ये होता है ना कि कोई एडवांस आ रहा है,
तो 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कंपनी उसका काम पूरा कर देगी। तो एडवांस जो कंपनी ले रखा है वो क्या है, लायबिलिटी है। तो ये एडवांस आपको वो नजर आ रहा है, एडवांस रिलेटेड जो एडवांस ले रखा है पार्टी से रखा है। डिपॉजिट्स, अगर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं ऊपर चला गया, और अगर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं तो वो नीचे आ जाएगा। अगर उसके अलावा कोई शॉर्ट टर्म लोन्स अगर हमने ले रखे हैं तो वो यहाँ नीचे हमें देखने को मिल सकते हैं। अगली हेडिंग क्या है, ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स हमें 2 चीजें नजर आती हैं सर, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। इन दोनों का सम हमारा ट्रेड पेबल्स है। इसको अकाउंट पेबल के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना। रेशो में अकाउंट पेबल काफी यूज होगा। अगर अब हमने कहते हैं अदर करंट लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज ऊपर नहीं आई लेकिन करंट लायबिलिटीज है वो सारी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अनक्लेम डिविडेंड। आप मेरी बात को समझना, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मैंने कहा यहां समझ लोगे तो अगले चैप्टर्स में आसानी हो जाएगी। देखिए क्या होता है कि मैंने कहा यहां पर आपका ये शेयर होल्डर है, ये यहाँ पे आपकी कंपनी है, ठीक है जी। तो पहले क्या होता था कि कंपनी को जो डिविडेंड देना होता था तो कंपनी यहाँ पे चेक वगैरह भेजा करती थी सारे, और यहाँ पे शेयर होल्डर उस चेक को अपने अकाउंट में जमा कर लेता था। तो मैं आपको रियल एग्जांपल दे रहा हूँ इस बात का कि मेरा भाई यहाँ से दिल्ली से ट्रांसफर हुआ सर जयपुर, और जयपुर के बाद मुंबई, तो उसके बैंक अकाउंट वगैरह सब यहाँ पर थे, एड्रेस मेरे घर का डला हुआ था। तो होता क्या था, कंपनी के बड़े मोटे मोटे चेक आते थे जैसे कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा होता था, तो अमाउंट बड़ा हैंडसम आता था, जैसे आता था 25 रुपए 82 पैसे, लाइक दैट, 25 रुपीज 82 पैसा, ऐसे 7 रुपीज 60 पैसा, ऐसे से आते थे। और मजे वाली बात देखो आप क्या होती थी जनरल, जिस वो एनवलप में जिस पे आ रहे होते थे स्पीड पोस्ट पे स्टैंप लगी होती थी 25 रुपए की। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आप समझिए मेरी बात को, आप समझो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे। भैया यहाँ पे कंपनी डिविडेंड दे रही है मान ली 10 रुपए का, 9 रुपए का, और स्पीड पोस्ट लग रहा है 25 रुपए का, और उसके अलावा और खर्चे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बेमतलब के अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे थे। तो अब क्या है, डिजिटलाइजेशन का टाइम है, मॉडर्नाइजेशन का टाइम है, तो अब इसको कंप्लीटली क्रॉस हो चुका है। अब होता क्या है, कंपनी कहती है शेयर होल्डर से कि भाई आप हमें अपनी बैंक डिटेल दे दीजिए, ठीक है जी। अब इस शेयर होल्डर का मान लीजिए ये बैंक है सर, मान लीजिए एक फेक फिगर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में इसका अकाउंट है, तो अब इसमें मार दिया क्रॉस, इसका अकाउंट इसमें है, इसने डिटेल दे रखी है, कंपनी डायरेक्टली इसके अकाउंट में यहाँ पे पैसे जमा कर देगी, जैसे बीआरएस में भी आप पढ़ते थे डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है जी। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपनी इसके अकाउंट में जमा कर देगी, तो वो सारा जो भी गैप था, एक तो गैप खत्म हो गया सर, सारी कहानी खत्म हो गई। पता ये बात समझ आती है? चलिए जी, अब हर चीज में कुछ पॉजिटिव है, अगर 100 पॉइंट लें 99 पॉजिटिव है तो सकता है एक नेगेटिव भी निकल कर आ जाए। अब वो एक नेगेटिव क्या है जरा वो समझिए मेरी बात को। पता चला जी जब, अब ये जब डिजिटलाइजेशन हुआ ये बाद में हुआ, अब कंपनी कह रही है भैया अपना डिजिटल वो दीजिए, पता चला जी किसी शेयर होल्डर ने डिजिटल अभी नहीं दिया आपका डिटेल, तो अब कंपनी क्या कह रही है, डिविडेंड डिक्लेयर करे जा रही है, उसकी कोई एक्चुअल में अब जो उसकी डिटेल्स है वो अपडेट नहीं है कंपनी के पास, कंपनी डिविडेंड नहीं दे पा रही, तो उसे क्या बोल रहे कंपनी, अनक्लेम्ड डिविडेंड। अब अनक्लेम डिविडेंड तो हो सकता है 2 दिन में शोल्डर मांग ले, आके क्लियर कर ले, तो इसलिए अनक्लेम डिविडेंड क्या हुआ सर, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज है उसमें आपको ये नजर आ रहा है। बात समझ आ गई? दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए इस शोल्डर का पीएनबी के डिटेल दे दी, अब पता चला किसी वजह से इसने केवाईसी नहीं कराया या क्या नहीं कराया या कोई डिफॉल्ट हुआ, और इसने पता चला पीएनबी में अपना अकाउंट बंद करा दिया, और अब पता चला इसने अपना जो अकाउंट खुलवा लिया सर वो एसबीआई में खुलवा लिया, लेकिन अभी इसके पास अपडेशन नहीं है, अब ये पेमेंट कर रहा है, पेमेंट क्लियर नहीं हो रही, ठीक है जी। तो जब तक ये इसको नहीं फर्दर डिटेल नहीं देगा, क्लियर नहीं होगी, तब तक भी क्या रह जाएगा, डिविडेंड अनक्लेम रह जाएगा। अब कंपनी के पॉइंट से बात करें तो कंपनी तो कह सकती है ना कभी भी सामने वाले से क्लेम हो सकता है, ना करे पता चला 2 साल नहीं करा, वो एक अलग विषय है, लेकिन होने को तो 2 दिन में भी हो सकता है ना, इसलिए दैट्स अनक्लेम डिविडेंड एंड इट इज द पार्ट ऑफ द आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का पार्ट है सर। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन सिक्योर लोन, अगर मान लीजिए मैंने कहा एक सिक्योर लोन है, अगर उस पर कोई इंटरेस्ट एक्रूड हुआ और आपका लेकिन ड्यू नहीं हुआ, अब लगता है सर ये क्या लैंग्वेज थी है, लगता तो सेम सी बात है, जरा इस बात को अच्छी तरह समझोगे तो कहीं ना कहीं फायदा होगा। देखिए मैंने कहा सर यहाँ पे एक बात कर रहे हैं सर, हमारे सामने कंपनी है सर, अब कंपनी ने क्या कर रखा सर, यहाँ पे डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, आप ये बात को समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कंपनी ने यहाँ पे डिबेंचर इशू कर रखे हैं, अब ये यहाँ पे सर डिबेंचर उड़ रहा है, ठीक है जी। ऑब्वियसली सर कंपनी की जो क्लोजिंग चलती है 1 अप्रैल से 31 मार्च क्लोजिंग चलती है, मैं ठीक कह रहा हूं सर। अब यहाँ पे कंपनी ने कहा कि जो वो इंटरेस्ट देंगे तो उसकी उन्होंने कंपनी ने कोई डेट रख ली कि हाँ जी हम इस डेट पे इंटरेस्ट देंगे, ठीक है जी। मान लो एक फेक फिगर, बिल्कुल फेक फिगर, उसने कह दिया जी 30 सितंबर को हम इंटरेस्ट देंगे सर, ठीक हो गया। तो 30 सितंबर, अब यहाँ पे कोई एक डेट और ले लेता हूँ सर, अब मैंने डेट ली 30 सितंबर 21,
अब यहाँ पे साल की क्लोजिंग होगी सर 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को ड्यू होगी कंप्लीट। आप जरा बात को समझिए, हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो अक्रूवल बेस पे बनाते हैं। तो सर यहाँ पे 30 सितंबर 21 तक तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 30 सितंबर 2021 तक तो कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू भी कर चुकी है और पे भी कर चुकी है। लेकिन अब सितंबर के बाद जो 31 मार्च आता है सर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का आता है सर। अब वो 6 महीने का एक फेक फिगर, मान लीजिए 1 मिनट के लिए 1 लाख डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है सर, 12% का इंटरेस्ट है 6 महीने के लिए। आप बात समझ रहे हो, ये निकल जाएगा सर कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन ये आता है, ये इंटरेस्ट इस साल का कंपनी का खर्चा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, सिखा चुका हूं मैं आपको इंटरेस्ट और डिबेंचर चैप्टर में। बट मेरी सरकार, ये इंटरेस्ट केवल एक्रूड है, ड्यू थोड़ी ना है। कंपनी की जिम्मेवारी थोड़ा बनती है देने की, क्योंकि देने की तो अगले बार बनेगी, अगले साल 30 सितंबर 2022 में बनेगी ड्यू। आप बात को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो दैट इज द डिफरेंस। तो ये इंटरेस्ट आपका एक्रूड तो हो गया है इस पीरियड का भी, हाँ एक्रूड है, लेकिन ड्यू नहीं हुआ है अभी। अभी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसे पे करने के लिए, लेकिन खर्चा तो है कंपनी के लिए, इनडायरेक्टली लायबिलिटी तो है, तो विद इन 1 ईयर के अंदर पे करना है। तो इसलिए आपको ये यहाँ देखने को मिल जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या सर, बैंक से हमारे जितने कंपनी के अंदर पैसे थे उससे फालतू निकाल रखे हैं भैया, विद इन 1 ईयर तो पे करेगी कंपनी इसको। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको यहाँ दिख रहा है, जितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है सब आपको विद इन 1 ईयर पे करने हैं कंपनी को, वो सारे यहाँ दिख रहे हैं। कोई शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस कोई क्रेडिट बैलेंस नजर आ रहा है तो वो भी सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अब ये सर 11th चैप्टर पढ़ा था प्रोविजन रिजर्व, तो जनरली सारा प्रोविजन वो यही चैप्टर था। जैसे आपने कहा सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, प्रोविजन फॉर एनी डिस्प्यूट, प्रोविजन फॉर एनी कंटिजेंसी। तो ये सारे के सारे प्रोविजन यहाँ नजर आपको आएंगे। बट माइंड इट, कंफ्यूज मत होना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर में से आप माइनस करोगे। प्रोविजन ऑन बिल रिसीवेबल वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, वो आप बीआर में से, एसेट्स में से आप माइनस करोगे। तो अगर पर्टिकुलर किसी एसेट्स पे कोई प्रोविजन है तो वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, वो आप पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव एसेट्स में से माइनस करके एसेट साइड में ही दिखाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये कहानी खत्म हुई सर हमारी लायबिलिटी साइड की। इज दैट क्लियर? तो अब जब ये लायबिलिटी साइड हमारी सारी खत्म हुई, तो अब इसके बाद हमारी बारी शुरू हो रही है एसेट्स की। चलिए जी, अब अगला सर हमारा कंसेप्ट आ रहा है सर यहाँ पे एसेट्स का। लायबिलिटी साइड खत्म हो गई सर हमारी, तो जब हमारी लायबिलिटी साइड खत्म हो गई तो उस लायबिलिटी साइड खत्म होने के बाद अब यहाँ पे आपका एसेट शुरू हो जाएगा सर। तो एसेट साइड में आपको दो मेन हेडिंग नजर आएंगी सर, एक नॉन करंट एसेट फर्स्ट और दूसरी करंट एसेट्स। ठीक है जी। अब जो नॉन करंट एसेट्स है इसके अंदर हमें सब हेडिंग्स देखने को मिल रही है सर। सबसे पहले हमें हेडिंग दिख रही है फिक्स एसेट्स। जरा आप नोट्स मेकिंग जो पढ़ते हैं जरा उसका जरा ध्यान दीजिए सर। फिक्स एसेट्स ये सर एक सीक्वेंस में है, आ रही बात समझे? तो यानी फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। इसका मतलब जो फिक्स एसेट्स है उसके 4 सब हेड हैं। बात सुना रही है? इज दैट क्लियर? तो जरा ध्यान दीजिए। 11th में तो हम बोल देते हैं कि भैया नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट एक ही बात है, लेकिन करंट अगर हम कंपनी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट बॉडी की बात करते हैं, तो यहाँ वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो जरा देखिए सर फिक्स एसेट्स, तो ये फिक्स एसेट्स और वही एसेट्स हैं जिनकी लाइफ कंपनी के लिए 1 साल से ज्यादा है। तो पहला टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट वही फिक्स एसेट्स हैं जिन्हें कंपनी छू सकती है, टच कर सकती है, देख सकती है। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ब्रांड, इमेज वगैरह, ये सभी एसेट्स हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, लेकिन ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है। ठीक है जी, इनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वी कैन जस्ट फील इट। नेक्स्ट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब जरा ध्यान दीजिए सर, अब जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो आपको दिख रहा है सर, ये 2013 एक्ट की देन है। अब जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, उस फाइनेंशियल ईयर में पता चला जी कोई बिल्डिंग हमारी कंस्ट्रक्शन में चल रही है, हैव यू गॉट इट? लेकिन अब हमें बैलेंस शीट बनाने की बारी आ गई और उस बिल्डिंग हमारी बनकर पूरी तैयार नहीं हुई है। अब जितना हमारा अकाउंट कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमने कोई लैंड बिल्डिंग, मान लीजिए कोई लैंड परचेज करिए, बिल्डिंग मान लो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हर एक पे हम एंट्री करे जा रहे हैं बिल्डिंग टू बैंक, बिल्डिंग टू बैंक, बिल्डिंग टू बैंक, ये कर रहे हैं सर। मान लीजिए जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं एंट्री बिल्डिंग टू बैंक कर रहे हैं, लेकिन पीरियड का एंड आ गया, फाइनेंशियल की क्लोजिंग आ गई, बैलेंस शीट की बारी आ गई, लेकिन बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई है। तो अगर बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई है तो आज कंपनी एक्ट 2013 क्लियर कट मना करता है कि भाई अब आप उसे ऊपर टेंजिबल एसेट्स में नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये एसेट्स अभी कंपनी के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। आप बात को समझिए, ये कोचिंग सेंटर की हमने ब्रांच बनाई सर, ये ब्रांच ने कंट्रीब्यूशन तभी तो करना शुरू करना जब ये बनकर तैयार हो गई। जब ये बन रही थी उसमें भी तो टाइम लगा ना,
तो जब ये बन रही थी तब थोड़ा इसने कुछ कंट्रीब्यूशन करा। इस बात का फर्क को समझिए आप। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब कंपनी का 2013 ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई टेंजिबल एसेट्स आपकी प्रोग्रेस में है और साल की क्लोजिंग हो गई है, तो आप उसे एसेट्स में अलग से दिखाइए। तो दैट इज नोन एज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है जी। अगला ये सर, अब मान लीजिए कोई इंटेंजिबल एसेट्स है, कोई गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ब्रांड है, इमेज है, सॉफ्टवेयर हैं। अब सब किसी चीज के डेवलपमेंट में पैसे लग रहे हैं। मान लीजिए कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है, अभी सॉफ्टवेयर प्रोग्रेस में है, तो ये सॉफ्टवेयर में जो भी पैसा लग रहा है तो इंटेंजिबल एसेट्स हम ऐड करते जा रहे हैं। साल का लास्ट आ गया सर, फाइनेंशियल क्लोज हो रहा है, बैलेंस शीट बना रहे हो, अब वो सॉफ्टवेयर बनकर अभी तैयार नहीं हुआ है, तो कंपनी एक्ट 2013 ये भी उसी की देन है। वो भी मना करता है कि नहीं जी सर, अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स आपकी बन के तैयार नहीं हुई है तो वो भी अभी कंपनी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, तो उसको भी आप ऊपर इंटेंजिबल एसेट्स में नहीं दिखा सकते। तो वो आपको दिखाना पड़ेगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में, कि भैया ये इंटेंजिबल एसेट्स अभी डेवलपमेंट के अंदर है, अभी बनकर तैयार नहीं हुई है, अभी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। ठीक हो गया जी। चलिए जी, तो ये चीजें नजर आती है सर हमारे को। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। अब डिटेल में इसको पढ़ते हैं जी। तो अब जरा देखिए सर, तो जो भी मैंने कंसेप्ट समझाया तो कुछ ये एग्जांपल्स हैं सर। जैसे फिक्स एसेट्स में हमने कहा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, लीज होल्ड, रेलवे साइडिंग, फर्नीचर फिक्सचर, लाइव स्टॉक, व्हीकल्स। तो ये एग्जाम्पल है, आप ये मत पकड़िए कि यही आएंगे, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिए हैं। और ये मेरी बात सुनिए कि हाँ, ये आपको फिक्स एसेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए, ठीक हो गया जी। तो ये सारे टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ब्रांड है, इमेज है, फ्रेंचाइजी है, इस तरह की कोई भी चीज आपको जो नजर आती है वो सारी यहाँ पर ही हो गई। तो ये जरूरी नहीं यही नाम होंगे, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब जैसे मैंने कहा चैप्टर वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे मैंने भी समझाया कि भाई बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, कोई फिक्स एसेट्स अभी अंडर डेवलपमेंट में है, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अभी प्रोसेस में है, कोई पेटेंट अभी करा रहे हैं वो प्रोसेस में है। ठीक हो गया। इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी से बाहर इन्वेस्ट कर रखी है, जिसका जो एक साल से ज्यादा के लिए मोटिव कर रखी है इन्वेस्टमेंट के लिए सर। जैसे मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, गवर्नमेंट या ट्रस्ट सिक्योरिटीज में कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, डिबेंचर्स या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और कुछ भी मतलब जो भी लंबे टाइम के मोटिव से कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है वो सारी यहाँ आपको आ जाएंगी। डेफर्ड टैक्स एसेस मैंने बता दिया सर। अगर मान लीजिए जो टैक्स का जो डिफरेंस आ रहा है सर, अगर वो डेबिट आ रहा है तो यहाँ देखने को मिल जाएगी सर। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने यहाँ पे किसी और को दे रखे हैं। लायबिलिटी साइड में तो कंपनी ने ले रखे थे, यहाँ कंपनी ने किसी को दे रखे हैं, उधार दे रखे हैं सर। तो कैपिटल एडवांस दे रखा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गई कोई, लोन्स एडवांस रिलेटेड पार्टीज को कोई दे रखा है सर, यहाँ पे अदर लोन्स एडवांसेस हो गए सर। लेकिन ये सारे के सारे ध्यान रखना है लॉन्ग टर्म्स के लिए है सर, कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। अदर नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म कोई रिसीवेबल है, ठीक है जी, कोई अदर यहाँ पे कोई है यानी ट्रेड रिसीवेबल है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बाई चांस, तो वो यहाँ आ सकता है जी। अब सर इसी प्रकार से अब जो करंट एसेट्स है, तो ध्यान रखना, अब जो करंट एसेट्स है जब बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप इसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो करंट एसेट्स जो बैलेंस शीट में रहेगा सर, पहले करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस एंड देन आफ्टर अदर करंट एसेट्स। तो इसको ध्यान करने के लिए सर आप CITCSO, ठीक है, इसकी सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं हो सकती। अब जो करंट इन्वेस्टमेंट में जो आएगा वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर इस मेन हेडिंग की सब हेडिंग की बात करेंगे तो ये ऊपर नीचे नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, अब जो करंट एसेट्स में जो आप करंट इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, तो यहाँ पे थोड़े से उसके एग्जांपल्स हैं, वही सारे आप जानकारी, इक्विटी में, प्रेफरेंस में, ट्रस्ट, सब कुछ वही दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पे कंपनी ने जो इन्वेस्ट कर रखा है उसका मोटिव जो है वो शॉर्ट टर्म है, बस ये फर्क है। इन्वेंट्री सर, अगर ध्यान दीजिए सर, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश। अब ये तीन चीजें तो हमें समझ में आती हैं कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश। तो जो आपको बताया सर स्टॉक तीन फॉर्म में होता है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश और फिनिश। वो तीन चीजें तो आपको यहाँ ये नजर आ गई, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके अलावा जरा ध्यान दीजिए आप सर, जैसे आपको नजर आ रहा है स्टॉक एंड ट्रेड, रेडीमेड गुड्स फॉर ट्रेडिंग कोई है, तो अब उस केस में पता चला 4 हिस्सों में डिवीजन ही नहीं है। पर जरूरी थोड़ी ना ये जो आपको बैलेंस शीट नजर आ रही है ये तो यूनिवर्सल बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करिए ना। अगर किसी व्यक्ति का काम है रेडीमेड परचेज करता है, रेडीमेड आगे सोल्ड कर देता है,
तो जब वो रेडीमेड लेता है, रेडीमेड सोल्ड कर देता है, तो वो तो कह रहा है मेरे यहाँ 3 कहानी है ही नहीं, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। तो वो तो सीधा कहेगा स्टॉक इन ट्रेड है सर मेरे पास, तो कि मैं सर खरीदता हूँ रेडीमेड और आगे बेच देता हूँ। ठीक है जी। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, स्टोर में स्पेयर पार्ट्स वगैरह कुछ रखे हैं, तो दैट इज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये ध्यान रखना सर, भूल मत जाना। लूज ट्रूज जो है इज द पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री। जो छोटे छोटे औजार रखे हुए हैं किसी कंपनी के पास, तो वो भी इन्वेंट्री का एक हिस्सा है। उसके अलावा बाई चांस एक छोड़ देती है कंपनी कि बाई चांस भाई तुम्हारे पास कोई इन्वेंट्री है और इसमें किसी में भी नहीं आ रहा, तो भैया अदर में डाल। ठीक है जी। अब नोट में गुड्स इन ट्रांजिट शैल बी डिस्क्लोज इफ एनी। अगर मान लीजिए कोई गुड्स रास्ते में है, ठीक है जी, और मालिकाना हक कंपनी के पास है, तो वो कंपनी की स्टॉक माना जाएगा। सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सर कंपनी, ठीक हो गया सर। अब कंपनी यहाँ पे सर, अब यहाँ पे जो स्टॉक है सर वो भी कंपनी के पास यहाँ आ रहा है, तो वो अभी रास्ते में है, ट्रांजिट में है। बात सुन आ रही है? तो अगर कंपनी के पास आ रहा है, कंपनी का मालिकाना हक बन चुका है, तो गुड्स इन ट्रांजिट जो है वो इसका स्टॉक माना जाएगा। तो दैट्स नोन एज ए गुड्स इन ट्रांजिट। तो मोड ऑफ वैल्यूएशन शैल बी, जो भी होगा डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि गुड्स इन ट्रांजिट के अंदर फीफो लीफो व्हाटएवर जो भी मेथड लगा रहे हैं, दैट शुड बी डिस्क्लोज बाय द कंपनी। चलिए, अब उसके बाद सर ट्रेड रिसीवेबल। सर ट्रेड रिसीवेबल दो बातें आ जाएंगी सर, सन्डी डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों यहाँ देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आगे आने वाले चैप्टर में सर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सर आपको यहाँ नजर आएगा सर, कैश नजर आएगा, बैंक नजर आएगा, और मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी ने 3 मंथ्स के अंदर, विद इन 3 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट करने के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करी है। तो कोई इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट का भी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया सर, ये 3 महीने के हिसाब से करिए, उसे बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, अब कंपनी ने किसी को शॉर्ट टर्म लोन एडवांस दे रखे हैं सर, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका डेबिट बैलेंस है। डायरेक्टर को कोई लोन दे रखा है मान लीजिए। अदर करंट एसेट्स, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम है, तो वो यहाँ पे हमें सारी देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे भी हमने देखा कि हमने इनकम स्टेटमेंट पहले पढ़ा, फिर हमने बैलेंस शीट पढ़ी, उसके एक एक पहलुओं को पढ़ा। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो एक एक चीज हमने पढ़ी है, अब इसको न्यूमेरिकली निकालना हम यहाँ पे आगे सीखेंगे।